हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 12 के लिए चैप्टर 7 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये चल रहा है हमारा। पहला वीडियो हम इसका कर चुके हैं, आज सेकंड वीडियो है और इसी वीडियो में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आइए करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। ऊर्जा के परंपरागत साधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं एक तरीके से, उनके बारे में इसमें बात हो रही है। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन के जो स्रोत हैं ये समाप्य और कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। समाप्य यानी ऐसे माल का ये प्रयोग करते हैं या ऐसे संसाधन हैं जो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। इन साधनों का वितरण बहुत असमान है। पृथ्वी के अंदर इनका जो वितरण है, जो फैलाव है, वो बहुत ही ज़्यादा असमान है। किसी इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी इलाके में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ये साधन पर्यावरण अनुकूल नहीं है, अर्थात ये पोल्यूशन करते हैं, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण में इनकी महत्व या बड़ी भूमिका है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सब ये पोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा के ही परंपरागत संसाधन मैंने ऊपर बताया, वह सभी संसाधन जो हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और ये परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत सब ये स्रोत हैं। वैसे परमाणु जो ऊर्जा है ये आपकी अपरंपरागत स्रोत में आती है, यहाँ ये गलती से लिखी गई है। तो जो परंपरागत स्रोत हैं, जो भी हमारे कोयला वगैरह जो हैं, ये सब समाप्य संसाधन है, कभी ना कभी समय के साथ ये समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा कोयला। ये कोयला के बारे में पढ़ते हैं। कोयला महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है जिसका प्रयोग मुख्यतः विद्युत के उत्पादन यानी कि बिजली बनाने में और जो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। प्रगलन का मतलब लौह अयस्क से जब लोहा बनाया जाता है, स्टील बनाई जाती है, उसमें बड़ी बड़ी भट्टियों में इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भीय कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है जिनके नाम है गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप, जो कि प्राकृतिक रूप से ही बने हैं। टर्शरी निक्षेप अधिकतर नदी के मुहाने पर होती हैं। भारत में कोयला नियम नहीं है, निगम है ये। कोयला निगमों का 80% भाग बिटुमिनियस प्रकार का तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। कोयला निगम भी नहीं है, ये कुछ और ही है। यानी एक तरीके से कोयले के जो प्रकार हैं वो बताए हुए हैं। भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका 80% भाग जो है वो बिटुमिनियस प्रकार तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। ये कोयले के प्रकार बताए गए हैं। वैसे कोयला जो मेन है गोंडवानी और टर्शरी निक्षेपों में ज़्यादा पाया जाता है। और जो गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो हैं वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सारे हमारे प्रायद्वीपीय भारत में ही है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। यह झारखंड बंगाल कोयला क्षेत्र पट्टी में स्थित है, यानी झारखंड से बंगाल तक जा रही है पट्टी। और इस प्रदेश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इनमें भी जो 4-5 अभी नाम लिए हमने। इसके बाद फिर रानीगंज आता है। कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी तथा सोन है। इनका जो मुहाना है, जो इनसे एस्चुअरी बनती है, जो निक्षेप बनते हैं जहाँ ये समुद्र में मिलती हैं, वहाँ भी कोयला काफ़ी पाया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदावर्धा, कामठी, बांदेर और तेलंगाना में सिंगरेनी और आंध्र प्रदेश में पांडुर हैं। इनको आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तो नाम दे रखे हैं कहाँ कहाँ कोयला पाया जाता है। ये तो ऐसे ही रहेंगे, इनको याद करने का कोई शॉर्टकट मेथड ज़्यादा नहीं होता। इनको आप पढ़ो 2-4 बार, फिर आपको याद हो जाएंगे। ये तो थे गोंडवाना कोयले के। और जो टर्शरी कोयला हमारा होता है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड इनमें पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर कहाँ पाया जा रहा है, ये कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। यह है दरानगिरी, चेरापूंजी, मेवलांग, लैंगरिन मेघालय में, माकुम, जयपुर और ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामफुक तथा कालाकोट में पाया जाता है।
इसके अतिरिक्त भूरा कोयला, यानी जो काले के अलावा एक भूरा कोयला होता है या उसको लिग्नाइट भी बोलते हैं, वो तमिलनाडु के तटीय भागों में कहाँ कहाँ, पौंडीचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी वो पाया जाता है। अब थोड़ा सा जो कोयले की खनन में काम करते हैं, तो इस प्रकार की हमारे पास कोयले की खानें होती हैं, पहले ये देख लो। तो इसमें अंदर जब ज़मीन के अंदर जाते हैं तो पहले थोड़ा सा वहाँ की स्थिति जांचने के लिए कुछ चेकिंग की जाती है। देखो कैसे, सिंगरेनी में खनन कर्मियों के बचाव हेतु चिड़िया, यानी एक पक्षी को पहले अंदर भेजा जाता है। देखो सिंगरेनी क्या है, सिंगरेनी जहाँ पर कोयला खान है, सिंगरेनी कोलरीज देश की अग्रणी कोयला उत्पादक कंपनी है, जो अभी भी भूमिगत केंद्रीय कोयला खदानों में जानलेवा कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो कोयले की खान है, जो खदान है, उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जिसे सूंघते ही लगभग तुरंत डेथ भी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों की उपस्थिति का पता लगाने, यानी खदान में आदमी भेजने से पहले चिड़िया का उपयोग करते हैं। यदि कोयला खदान के अंदर वायु में अत्यधिक विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस थोड़ी मात्रा में भी उपलब्ध होती है तो खनन कर्मी बेहोश हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। इधर ये गड़बड़ लिखी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। यद्यपि खनन कर्मी के बारे में मीठी मीठी बातें करते हैं, तथापि उस नन्ही चिड़िया के लिए भूमि के नीचे अनुभव बिल्कुल सुखद भी नहीं होता। यानी जिस चिड़िया को वहाँ भेजा जाता है उसके लिए कोई वहाँ सुखद वातावरण नहीं होता। जब इस पक्षी को कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त खादानों में, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड मेन, तो उतारा जाता है तो वह संकट के लक्षण प्रदर्शित करती है। यानी संकट के लक्षण कैसे प्रदर्शित करती है, वह अपने पंखों को फड़फड़ाती है, जोर से चहचहाती है और फिर उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। कई बार यह प्रतिक्रिया तब भी होती है जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 15% होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बन जाए तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बननी शुरू हो जाती है, लेकिन हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 15% से ज़्यादा हो जाए तो ऊपर जो हवा है हमारे पास वायुमंडल में, उसमें भी उनकी मृत्यु हो जाती है। यदि हवा में यह मात्रा 0.3% हो जाती है तो चिड़िया तुरंत ही संकट को प्रदर्शित करती है। और संकट कैसे प्रदर्शित करती है वो मैंने ऊपर अभी आपको लक्षण बता ही दिए। 2 या 3 मिनट में ही वह अपने ठिकान से गिर पड़ती है। एक कोयला खनक के अनुसार इन पक्षियों का एक पिंजरा कार्बन डाइऑक्साइड 0.15% से अधिक मात्रा के लिए अच्छा संकेतक होता है। एक कंपनी द्वारा आरंभ किया गया दस्ते वाला कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में न्यूनतम 10 ppm मात्रा से उच्चतम 1000 ppm की तक की सूचना दे देता है। लेकिन इस सब के बावजूद खनन कर्मी पक्षियों पर, जिन्होंने अपने सैकड़ों अग्रज खनन कर्मियों की जानें बचाई हैं, उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यानी एक कंपनी ने कोई ये बनाया है इस तरह का जिससे पता चल जाता है, लेकिन वो पक्षी पर ही ज़्यादा, जो खनन कर्मी है उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या हुआ, एक चिड़िया को भेजा जाता है कि अंदर पहले आदमी को भेजने से पहले, खनन कर्मियों को भेजने से पहले, ताकि वहाँ उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, अगर लेवल ज़्यादा होगा, खतरनाक होगा, तो चिड़िया के लक्षणों से पता चल जाता है। फिर उसके बाद आदमियों को भेजा जाता है। इस प्रकार की हमारी कोयला खदानें होती हैं। तो बाहर का चित्र है, अंदर इसमें बिल्कुल ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है लिफ्ट के द्वारा। अब कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है मेन, अभी तो हमने पढ़ा, अब ये बता भी दिया है इन्होंने। जो कोयले के क्षेत्र हैं वही मेनली सब वही हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, इधर ये पश्चिम बंगाल वगैरह इसमें आ रहा है, इधर ये असम में आ रहा है, यहाँ टर्सरी कोयला पाया जाता था, ये असम, छोटा सा पोर्शन ये भी है इधर, और एक ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वगैरह का ये हो गया इधर, इधर ये तमिलनाडु का हो गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत ये इधर ये राजस्थान में और ये गुजरात में, और थोड़ा सा ये मुंबई हाई में भी पाया जाता है, यहाँ पे किनारे से थोड़ा सा दूर, और इसी टाइप से ये इधर भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, कोयला क्षेत्र हैं, ठीक है। ये वाले जो हैं ये कोयला क्षेत्र सिर्फ ये वाले हैं, और ये जो है ये प्राकृतिक गैस, ये जो है ये प्राकृतिक गैस है, ये भी प्राकृतिक गैस है, और ये भी प्राकृतिक गैस है, और ऊपर इधर ये भी प्राकृतिक गैस ही है, इधर ये भी प्राकृतिक गैस है। तो ये बीच में जो बड़े बड़े हैं यही हमारे कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। अब इनमें कोयले की खानें कहाँ कहाँ, जहाँ इनमें ट्रायंगल बना हुआ है ज़्यादा डार्क वाला, ये कोयले की खानें हैं।
तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं देखो, एक तो इधर आ गए असम में, और इधर ये इस साइड आ गए, और ये इधर आ गए, और थोड़ा सा ये इधर आ गए, ये हमारे तेल क्षेत्र हैं। मुख्य प्राकृतिक गैस, ऐसी ये प्राकृतिक गैस है। जहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा था ये हमारे तेल क्षेत्र हो गए, और जहाँ पर ये इस तरह से जाली बन रही है ये हमारे प्राकृतिक गैस है। और एक है HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये हमारी गैस पाइपलाइन है, ये जहाँ से जा रही है ये गैस पाइपलाइन हमारी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करके 2-4 बार बना के देखो आप इसको, और बाद में इसके भी वीडियो हम बनाएंगे। अभी तो थोड़ा सा आप ऐसे ही समझ लो इसको। आगे पेट्रोलियम आ गया। अभी तो हमने क्या पढ़ा, कोयला, अब पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैस अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है, ठीक है। जो कच्चा पेट्रोलियम होता है वो द्रव और गैस अवस्था के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे भरिपूर्ण होता है, पर यानी उसमें खूब हाइड्रोकार्बन उसके अंदर होते हैं। इसकी रासायनिक संरचना यानी केमिकल फॉर्मूला एक तरीके से, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, यानी जो अलग अलग जगह पर पाया जाता है उनमें भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहनों, रेलवे, वायुयानों के जो अंतर्दहन इंजन होते हैं, जो इनमें इंजन होते हैं उनको अंतर्दहन इंजन बोलते हैं, के लिए ऊर्जा का अनिवार्य स्रोत है। इनसे पेट्रोल बनता है और डीजल बनता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम यानी जो जैसा का जैसा अपरिष्कृत का मतलब जो हमें पेट्रोल पाया जाता है वो ऐसा नहीं कि उसे निकाला और आपने गाड़ियों में डाल लिया और वो काम हो गया, नहीं, वो पहले रिफाइनरीज में जाता है, वहाँ से उनको रिफाइन किया जाता है ताकि वो इंजन के काम आ सके। तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्सरी युग एक जैसे हिमयुग, टर्सरी युग की अवसादी शैलों में ये पाया जाता है। काफ़ी साल पहले की बात है जो ये टर्सरी युग था, और उस टाइम पर जो अवसादी शैल हमारी बनी थी। व्यवस्थित ढंग से तेल का अन्वेषण यानी खोज और उत्पादन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना के बाद शुरू हुआ। यानी 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग बनाया गया सरकार के द्वारा, तब उस तेल का अन्वेषण यानी खोज और उत्पादन 1956 में उसके बाद शुरू हुआ। तब तक असम में डिगबोई ही एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था, बस वहीं पर मिलता था पूरे भारत में, और कहीं पता ही नहीं था इनको। लेकिन 1956 के बाद यह परिदृश्य बदल गया। विगत वर्षों में पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर भी तेल के निक्षेप पाए जाए हैं, एक बॉम्बे के इधर, एक तमिलनाडु के इधर। असम में डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र ये हैं। और गुजरात में प्रमुख तेल का अंकलेश्वर, कालोल, महसाणा, नवागाम, कोसांबा, लुनेज। और मुंबई में मुंबई हाई जो मुंबई से 160 किलोमीटर समुद्र की तरफ है, तो किलोमीटर दूर अपतटीय क्षेत्र में पड़ता है। उसको 1973 में खोजा गया था और 1976 में वहाँ उत्पादन आरंभ हो गया। देखो इसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं पाया जाता, तो थोड़े से उसमें ख़त्म हो गया, जबकि जो कोयला है कितनी सारी जगह पर पाया जा रहा था। ये तेल शोधन कारखाने हैं, यानी जहाँ पर ये जो अपरिष्कृत पेट्रोल है उसको साफ़ करने के लिए रिफाइनरीज हमारी लगी हुई हैं। तो तेल शोधन कारखाने कहाँ कहाँ हैं ये आप इस चित्र से देख सकते हो, ये सर्कल से हमें दिखाया गया है। और ये ज़्यादातर कहाँ हैं, ये ज़्यादातर समुद्र तट पर हैं, देखो है नी, अधिकतर ये समुद्र तट पर ही हैं। बस कुछ पोर्शन ये वाला छोड़ दो इधर वाला, और एक ये असम वाला, बाकी जितने भी हैं, एक बरौनी, बाकी देखो ये जितने भी हैं ये सारे समुद्र तट के किनारे ही सारे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर भेजना, बाहर से मंगाना आसान होता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस को पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अन्वेषणात्मक कूपों में भी पाया गया है। कूप, उनको तेल के जो जहाँ तेल पाया जाता है वहाँ उनको तेल के कुएँ बोलते हैं, वहाँ कुएँ टाइप का बना लेते हैं, उससे निकालते हैं फिर ये ड्रिल करके। कूपों से निकाला गया तेल अपरिष्कृत होता है तथा अनेक अशुद्धियों से भरिपूर्ण होता है, जिसे हम सीधे प्रयोग में नहीं इसको नहीं लाया जा सकता। इसे शोधित करने के लिए किए जाने की आवश्यकता, जिसके लिए कारखाने लगाए गए हैं। भारत में 2 प्रकार के तेल शोधन कारखाने, एक तो क्षेत्र आधारित और एक बाजार आधारित। क्षेत्र आधारित जहाँ पर पाया जाता है वहाँ, एक बाजार आधारित जहाँ पर उसे बेचा जाएगा। डिगबोई जो तेल शोधन कारखाना है वह क्षेत्र आधारित है, तथा जो बरौनी वाला जो वो बाजार आधारित है।
अब देखो इधर से आपको पता चल जाएगा, यानी कि ये जो डिगबोई है ये क्षेत्र आधारित है और ये बाजार आधारित है। अब प्राकृतिक गैस, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जिसको हम गेल बोलते हैं 1984 में हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में, यानी सरकारी उसमें हुई के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए की गई। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और विपणन यानी मार्केटिंग। गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ प्राप्त किया जाता है, यानी जहाँ जहाँ तेल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, वहीं पर गैस भी पाई जाती है। यह तमिलनाडु के पूर्वी तट, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाए गए हैं। तो ये तो थे सारे परंपरागत साधन, यानी जो नेचुरल हैं। अब अपरंपरागत साधन भी है जो नेचुरल नहीं है, जो मनुष्य खुद बनाता है। तो ऊर्जा के अपरंपरागत संसाधन सौर पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब क्या है, ये असमाप्य हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाली, करोड़ों अरबों वर्ष लगेंगे अगर होगी भी तो। पवन, हवा चलनी कभी बंद नहीं होने वाली। पृथ्वी पर 71% जल है। नदियाँ हैं, ये कभी नहीं सूखने वाली, सूख जाएंगी तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। ऐसी भूतापीय ऊर्जा वगैरह, ये साधन अपेक्षाकृत अधिक समान रूप से वितरित हैं, यानी इनका वितरण जो है ज़्यादा असमान नहीं है। ये ऊर्जा के बिल्कुल स्वच्छ साधन है और इनसे पर्यावरण हितैषी है, पोल्यूशन नहीं होता है। यह पारिस्थितिक अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं, यानी पारिस्थितिक को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा पढ़ते हैं। विगत वर्षों में नाभिकीय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत के रूप में उभरा है। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण खनिज है यूरेनियम और थोरियम, जो कि भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, अधिकतर बाहर से ही मंगाए जाते हैं। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ शैल में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यूरेनियम अयस्क सिंहभूम की तरह झारखंड, तांबा पट्टी के साथ अनेक स्थानों पर मिलते हैं। राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिलों में, मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी ये पाया जाता है। तो ये भारत में कम पाया जाता है, क्योंकि इनसे परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम सब इनसे ही बनते हैं, तो इसलिए दूसरे देश भी बहुत लिमिटेड मात्रा में देते हैं, और इस कंडीशन के साथ कि आप इसका मिसयूज नहीं करोगे। भारत में भी पाया जाता है लेकिन वो एनफ नहीं है। थोरियम मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन, ये जो ऊपर हमने बताया यूरेनियम के बारे में बताया, अब थोरियम केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट से ये प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट केरल के पालक्कड़ तथा कोलाम जिलों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा में महानदी के डेल्टा पर पाए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में की गई, और इस दिशा में प्रगति कब हुई? 1994 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बाद हुई, जिसे बाद में 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में नामित किया गया। महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं? तारापुर में है, कोटा के पास रावत भाटा, कलपक्कम, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा तथा काकरापाड़ा गुजरात में हैं। तो ये जो नाभिकीय रिएक्टर वगैरह होते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, इस तरह के संयंत्र ये लगे होते हैं जिनसे ये प्राप्त की जाती है। ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये रिएक्टर वेसल है, इसमें थोरियम और यूरेनियम की छड़ें डाली जाती हैं और फिर उनसे प्रेशराइज किया जाता है। फिर उससे ये इस पोर्शन में आता है, यहाँ से ये स्टीम जनरेट होती है, स्टीम से ये टरबाइन चलता है यहाँ पर, ठीक है। और टरबाइन जब चलती है तो ये जनरेटर है, फिर जनरेटर से इधर ये वायर गई और यहाँ से शहर में ही पहुँचा दी जाती है। इसको कूलिंग करने के लिए भी सिस्टम यहाँ चलता रहता है, कंडेंसर लगाया हुआ है। तो ये एक नाभिकीय रिएक्टर का आपको बताया गया जिससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ पर थोरियम वगैरह हम डालते हैं, थोरियम और यूरेनियम वगैरह जो डालते हैं। सौर ऊर्जा तो सब जानते ही हैं। सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाना ही सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन दो प्रक्रम की आवश्यकता होती है वह है फोटोवोल्टाइक सेल और सौर तापीय प्रौद्योगिकी, जो कि अत्यंत लाभप्रद। फोटोवोल्टाइक सेल जो है, ये काले काले से जो लग रहे हैं इनमें लगे रहते हैं। देखो इस तरह के लैंप आपने देखे होंगे जो सौर ऊर्जा से चलते हैं। और ये राइट साइड में जो हमने, ये हमारा डायरेक्ट लैंप के लिए लगा रखा है 2 प्लेट, और ये
राजस्थान वगैरह में काफ़ी बड़े बड़े प्लांट ऐसे लगाए गए हैं जिनसे सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और ये सस्ती भी पड़ती है और पर्यावरण के अनुकूल है, कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा इससे। तो यह पर्यावरण के अनुकूल, प्रतिस्पर्धी तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला तथा संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी ये है। भारत के पश्चिमी नहीं है, पश्चिमी है, इसको आप से बना लो। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात व राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं हैं, बल्कि गुजरात और राजस्थान में तो बड़े बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं। पवन ऊर्जा जो हवा से होती है, पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है और ऊर्जा का असमाप्य रूप भी है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। बहती हुई पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी अत्यंत सरल है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। कैसे? इस तरह से बड़े बड़ी ये पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं, इनके साथ टरबाइन को जोड़ दिया जाता है और उन टरबाइन से कई बार तो टरबाइन ये यहीं पर जुड़ा हुआ होता है साथ में इसके, और इन टरबाइन से फिर विद्युत में इसको बदला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर वो कहीं भी यूज कर लो तारों को बिछा के। सममार्गी पवनें जो होती हैं वह पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियाँ जो पूरे साल भर चलती रहती हैं, और मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय हवा होती है, स्थानीय कौन सी होती हैं? जो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं या स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, और जलीय पवनों को भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान हैं। मोस्टली कहाँ पर? जो समुद्र के किनारे पर, वहाँ ज़्यादा अच्छी इसकी परिस्थितियां हैं। इसके बाद ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ज्वार भाटा हम पढ़ चुके हैं, तरंग भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें महासागर का जल गतिमान होता है। तो महासागरीय धाराएं ऊर्जा का विशाल भंडार गृह हैं। 17 एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ज्वारीय तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने के नियंत्रण प्रयास जारी हैं। यानी जो पानी गति कर रहा है समुद्र का, उसका लाभ लेकर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि भाई उस हिलते हुए पानी का लाभ क्यों ना लिया जाए, और उससे भी ऊर्जा में बदला जा रहा है उसको भी, और उससे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। भारत के पश्चिमी तट के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित होने की व्यापक संभावनाएं हैं, यानी जिधर अरेबियन सी है, परंतु अभी इनका उपयोग नहीं किया गया है। देखो इस तरह से ये ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में ये इस तरह से लगाए जाते हैं। नीचे ये जो आपको पंखड़ी सी लग रही है ये घूमती हैं, इनके साथ टरबाइन लगे होते हैं और फिर उससे विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। ये अभी इंडिया में नहीं है क्योंकि काफ़ी खर्चीला है। अब आ गया भूतापीय ऊर्जा। क्या होती है? देखो, जब पृथ्वी के गर्भ से मैग्मा निकलता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को सफलतापूर्वक ऊर्जा के लिए काम में लाया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा गीजर कूपों से निकलते गर्म पानी, यानी जो गर्म पानी के जो कुएं होते हैं जो नेचुरली गर्म पानी निकलता है, गर्म पानी से ताप ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इसे लोकप्रिय रूप में भूतापीय ऊर्जा के नाम से भी हम जानते हैं। मध्यकाल से ही गर्म झरनों एवं गीजरों का उपयोग होता रहा है। अभी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। इसके लिए हिमालय का हिमाचल प्रदेश में या हिमालय के आसपास जो प्रदेश रहते हैं उसमें विकसित होने की व्यापक संभावना है, क्योंकि वहाँ गर्म पानी के झरने बहुत पाए जाते हैं। अब देखो ये इस टाइप से होता है, ये नेचुरल गर्म पानी यहाँ बहता रहता है, इसमें पाइप डाल के इसको ऊपर ले आते हैं, फिर ये गर्म पानी यहाँ बहता है, यहाँ से स्टीम निकलती है, स्टीम ये टरबाइन को घुमाती है और फिर ये बिजली चलती रहती है। और जब इसको ठंडा करना होता है तो पानी डाल दो इसमें, यहाँ पर इंजेक्शन वेल बनाए जाते हैं तो ठंडा भी कर सकते हैं हम इसको चाहे तो। और ये एक्चुअल में ये इस टाइप का होता है, देखो जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। अब भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास 1890 में बोएजे शहर इडाहो यूएसए यानी अमेरिका में हुआ, जहां आसपास के भवनों को ताप देने के लिए यानी कि पाइपलाइन के थ्रू
उनको ताप देने के लिए गर्म जल के पाइपलाइनों का जाल तंत्र या नेटवर्क बनाया गया जो घरों में जा रहा था, उससे वहाँ टेम्परेचर उनका हाई होता था क्योंकि ठंड पड़ती थी वहाँ। तो यह संयंत्र अभी भी काम कर रहा है। तो भूतापीय ऊर्जा का इस तरह से ये यूज भी कर रहे हैं। अभी हमारे देश में खैर ऐसा कुछ नहीं है। जैव ऊर्जा क्या होती है? जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जिसमें जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें कृषि के जो अवशेष हैं यानी सड़गल जो जाते हैं, नगरपालिका, औद्योगिक व अन्य अपशिष्ट शामिल हो, यानी एक तरीके से कूड़ा करकट या जीवों के जो अवशेष होते हैं, चाहे वो गोबर हो चाहे उनके सड़े गलने से जो भी कुछ हो। तो जैव ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है ये भी। इससे विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है, खासतौर पर गोबर गैस से। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रकमित करेगा एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यानी इससे एक तो जो कूड़ा कचरा है उसका निस्तारण हो जाएगा, जो इधर उधर फेंक देते हैं, गंदगी के ढेर लग जाते हैं, वो यूज में आ जाएंगे, और साथ के साथ ये ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। अगर गाँवों में से यूज करा जाए तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको आर्थिक जीवन ऊपर बनाएगा। क्योंकि अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे, हमारे देश हो गया जैसे विकासशील रोड देंगे, ऐसे बहुत सारी जगह पर हैं जहाँ पर अभी भी लाइट प्रॉपर्ली नहीं पहुँची गई है। तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी घटाएगा ये, उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा लोगों की, तथा जलाऊ लकड़ी पर उनका दबाव कम कर देगा। क्योंकि गोबर गैस से गैस बनाएंगे तो लकड़ी वगैरह उनको नहीं जलानी पड़ेंगी। नगरपालिका कचरे को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी ही एक परियोजना दिल्ली के ओखला में स्थित है, जो दिल्ली के कूड़ा वहाँ पर जाता है और उसको ऊर्जा में बदलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैव ऊर्जा विकसित होने के व्यापक संभावनाएं हैं। तो ये था हमारा ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। अब लास्ट टॉपिक इसका खनिजों को संरक्षण की विधियाँ। ये जो खनिज है हमारे पास, जो समाप्य खनिज है, जो समाप्त होंगे कभी ना कभी, आगे आने वाली पीढ़ियों को इन्हों कैसे हम सहेज कर रखें, कैसे उनका संरक्षण करें। सतत पोषणीय विकास वही आगे आने वाली पीढ़ियों को सोचकर जो किया जाता है। तथा आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन, तरंग, भूतापीय ऊर्जा के असमाप्य स्रोतों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। धात्विक खनिजों में, जिनमें धातु पाई जाती हैं, छाजन धातुओं के उपयोग तथा धातुओं के पुनर्चक्रण पर ज़्यादा बल देना चाहिए। अत्यल्प खनिजों के लिए जो छोटे समय के लिए पाए जाते हैं के लिए प्रतिस्थापनों का उपयोग भी खनिजों के संरक्षण में सहायक है, यानी उनके स्थान पर कुछ और यूज करने के बारे में सोचना चाहिए। सामरिक व अत्यल्प खनिजों के निर्यात को भी घटाना चाहिए। सामरिक यानी व्यापारिक दृष्टि से और रक्षा की दृष्टि से जो खनिज पाए जाते हैं, अब क्योंकि समाप्य खनिज है तो इनका ज़्यादा निर्यात भी नहीं करना चाहिए, अपने देश के लिए उनको बचा के रखना चाहिए। सबसे उचित तरीका है खनिजों का सूझबूझ के साथ तथा मितव्ययता से प्रयोग करना। मितव्ययता यानी जितनी ज़रूरत है उतना प्रयोग करो, इसका वेस्टेज ना किया जाए, ताकि वर्तमान आरक्षित जो भंडार हैं, जो भंडार हमारे देश के पास हैं, उनका लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके और आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इनका लाभ मिलता रहे। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छे से इन चित्रों के माध्यम से जो मैं इसमें ढूंढ कर लगाता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस वीडियो देखते रहिए और अपना सिलेबस रिवाइज करते रहिए और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताइए ताकि वो भी अपने सिलेबस का लाभ इन वीडियोस से ले सकें। धन्यवाद।